गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम कंप्यूटर साइंस की पाइथन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 क्लास के लिए। ठीक है, तो उसका यूनिट 1 का चैप्टर 1 आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज आई होप आप सब आज के टॉपिक में जो हम करेंगे वो करेंगे पाइथन की इंट्रोडक्शन, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स एंड कमेंट। ठीक है, इनमें जहाँ जहाँ मुझे लगे कि आपको प्रैक्टिकली बताने की ज़रूरत है, मैं पाइथन का प्रैक्टिकली भी साथ में आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी, और जहाँ थ्योरी है वहाँ पे हम थ्योरी करते रहेंगे। ओके, सबसे पहले हमारी पाइथन की इंट्रोडक्शन है। पाइथन क्या होता है बेटा? ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे हमारी सी है, C++ है, जावा है, उस टाइप से पाइथन क्या है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ये इंटरप्रेटेड है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंटरप्रेटेड? एक होता है कंपाइल्ड होती है प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क होता है कि जो कंपाइलर होता है वो पूरे आपके सोर्स कोड को एक ही बार में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो भी आपके प्रोग्राम में एरर्स हैं उनको एक साथ शो कर देता है कि लाइन नंबर 1 में ये एरर है, लाइन नंबर 3 में ये एरर है, लाइन नंबर 5 में एरर है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरप्रेटेड है तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हो तो अगर किसी लाइन में एरर है तो प्रोग्राम पहले उस एरर को शो करेगा, आप उस एरर को रिमूव करोगे, फिर वो नेक्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा। मतलब जो पाइथन है उसका जो सोर्स कोड है वो लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे आप एरर्स रिमूव करते रहोगे वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन को आपकी सोर्स कोड की लाइन्स को कन्वर्ट कर देगा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में। ठीक है बेटा, ओके। और ये इसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, इसमें ओप्स के कॉन्सेप्ट भी आपके लगेंगे। इट सपोज स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है? जो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 चलती रहती है प्रोग्रामिंग। और फंक्शनल क्या होती है कि आपने इस टाइप से कोई फंक्शन डिक्लेयर किया पाइथन में और अपने आप प्रोग्राम में कहीं से भी इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, अलग मतलब क्लासेस बनेंगी जब पाइथन में आगे आप सीखोगे तो उन क्लासेस में से आप किसी भी एक क्लास में से इस फंक्शन को कॉल कर दोगे। तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है कि इसमें आपने छोटे छोटे कोड को क्रिएट करके रख दिया और उस कोड को आप अपने पूरे पाइथन में के प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पाइथन वाज यूजेस इंडेंटेशन टू डिफाइन ब्लॉक्स। इंडेंटेशन क्या होता है? जब आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो तो यहाँ पर देखो ये इफ़ की स्टेटमेंट आप लगा रहे हो, इसके ठीक नीचे आपने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई। ठीक है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता था कि अगर आप इफ़ की स्टेटमेंट लगा रहे हो तो यहाँ पर हम क्या लगाते थे? कर्ली ब्रैकेट। उससे हमें पता चलता है कि इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो कर्ली ब्रैकेट के बाद जो भी लाइन्स आ रही हैं, स्टेटमेंट आ रही हैं, वो इफ़ ब्लॉक की है स्टेटमेंट। ठीक है, बट पाइथन में क्या होता है कि अगर आपको इफ़ ब्लॉक की कोई स्टेटमेंट आपको लिखनी है या शो करनी है तो उसको आपको इंडेंट करना पड़ता है, मतलब इतना स्पेस आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडेंटेशन रेफर्स टू द वाइट स्पेस। ये वाइट स्पेस है जो आपको छोड़ना है ताकि पता चले कि जो ये स्टेटमेंट है, आपने जो यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है ये वाली, ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट किसकी है? इफ ब्लॉक की। ठीक है, ऐसे ही एल्स में भी आपने यहाँ पर स्टेटमेंट से पहले वाइट स्पेस दे दिया, इसका मतलब क्या है कि जो ये स्टेटमेंट है ये किस में आ रही है? एल्स ब्लॉक की। ठीक है, अब आते हैं फंडामेंटल्स पाइथन के। सबसे पहले आपके कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग एंड फंक्शनैलिटी विद इन द लैंग्वेज। कीवर्ड प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है, मतलब प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिसको पाइथन को उसकी मीनिंग्स के बारे में पता होता है, तो उसको आप वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे फोर है, अभी आपने पीछे देखा इफ था, तो इफ को आप एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि इफ जो है एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन में उसका, और पाइथन उसको एक अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। तो जिन भी वर्ड्स को पाइथन के में रिजर्व वर्ड्स हैं या फिर उनका स्पेशल मीनिंग है पाइथन लैंग्वेज में, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। उसको आप एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। कुछ रिजर्व वर्ड्स के एग्जांपल है इफ, एल्स, व्हाइल, डेफ, क्लास। ठीक है, इस टाइप से। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? एन आइडेंटिफायर इज अ यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू द एंटिटी विद इन अ प्रोग्राम। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, फंक्शन यूज कर रहे हो, मॉड्यूल्स यूज कर रहे हो, क्लासेस यूज कर रहे हो, जिस चीज को भी आप यूज कर रहे हो उसको आप एक नेम देते हो, है ना, किसी नेम से ही आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। तो उन नेम्स को हम क्या कहते हैं?
आइडेंटिफायर्स। एक जनरल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि क्या होता है। जैसे मान लो आप एक ऑफिस में हो, ऑफिस में अकाउंटेंट का काम अलग है, प्रिंसिपल का काम अलग है, टीचर का काम अलग है, ठीक है। अब एक मैथ की टीचर है, एक इंग्लिश की टीचर है, इंग्लिश वाली इंग्लिश का काम करवाएगी, वो इंग्लिश के लिए स्पेशल है, मैथ वाली मैथ का वर्क करवाएगी। लेकिन आप जब किसी को भी बुला रहे हो या किसी को भी यूज में ला रहे हो तो आप क्या कहोगे? मैथ्स टीचर की बजाय उनका नाम मान लो अंजू है, तो आप क्या कहोगे? अंजू मैम को बुलाओ। या प्रिंसिपल मैम का जो भी नेम है आप उनको बोलो कि भाई इन मैम ने ये डॉक्यूमेंट दिया है आपको। अकाउंटेंट मैम को अकाउंटेंट मैम नहीं कहते, उनका एक नेम है एबीसी, तो आप उसको एबीसी बोलोगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब हर एक का फंक्शन अलग है, वेरिएबल का फंक्शन अलग है, ये किसी काम के लिए है, बट वेरिएबल को हम एक नेम देते हैं, वो क्या होगा? आइडेंटिफायर। फंक्शंस हैं, ये सम कोड्स हैं आपके अलग से डिफाइन किए हुए, ठीक है, जिसको आप पूरी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो। तो इस फंक्शन को भी आप एक अलग से नेम देते हो, उसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर्स। क्लासेस क्रिएट करोगे, लेकिन जो भी आप क्रिएट करोगे फिर उस क्लास को एक नेम भी दोगे, ताकि आपको पता चले कि आप किस क्लास के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो ये एबीसी क्या हो जाएंगे? नेम हो जाएंगे। तो ये नेम को आप क्या बोलोगे? आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो आपके जो आइडेंटिफायर्स हैं वो यूजर डिफाइंड नेम फॉर द वेरिएबल फंक्शन एटसेट्रा है। रूल्स कांट स्टार्ट विद अ डिजिट और स्पेशल सिंबल, ठीक है। और पाइथन जो क्या है आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे या किसी भी वेरिएबल्स को, फंक्शन को, क्लासेस को नेम दे रहे हो, तो आपको ऑलवेज उसको अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना है, वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा। आप एक ही स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर। अब आता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स ये मैं आपको इसको बताती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू 4, ठीक है, तो 4 क्या है? लिटरल। और 4 का टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है, नंबर टाइप है, तो ये क्या हो गया? इंटीजर लिटरल। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ करेक्टर टाइप से, तो ये कौन सा हो गया आपका? स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू आप असाइन कर रहे हो किसी वेरिएबल में, या जो कुछ भी आप स्टोर कर रहे हो, वो क्या होता है? आपका लिटरल्स होता है। देखो, न्यूमेरिक लिटरल इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है, जैसे a इक्वल टू 5 लिख दिया आपने। स्ट्रिंग लिटरल हेलो, हाय, जो भी आप स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हो वो क्या आपका? स्ट्रिंग लिटरल। इसी टाइप से आपका बुलियन होता है, ट्रू एंड फॉल्स का। स्पेशल लिटरल्स होते हैं नन टाइप के, ये आगे प्रोग्रामिंग में जब आएंगे फिर हम करेंगे, ठीक है। वैसे आप नन लिटरल्स के बारे में देखो, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ये होते क्या है, इसमें कोई वैल्यू आप असाइन नहीं करते, ठीक है। और इट इज यूज टू इंडिकेट दैट अ वेरिएबल और फील्ड डज नॉट करंटली होल्ड एनी मीनिंगफुल डाटा। मतलब एक वेरिएबल है जिसके पास अभी कोई मीनिंगफुल डाटा नहीं है, करंटली होल्ड भी नहीं कर रखा उसने कुछ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? नल या एम्प्टी स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर ये नल या एम्प्टी स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर symbolic name that act as the container for storing data type, ठीक है। they allow you to store and manipulate data throughout the program। अब वेरिएबल को आप क्या है कि वेरिएबल्स को आप समझ सकते हो कि एक बॉक्स है, मेमोरी के अंदर एक बॉक्स है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो जो आप बॉक्स के अंदर स्टोर कर रहे हो, बताती हूँ, जैसे मेमोरी के अंदर आपके पास एक ये बॉक्स है, ठीक है, ये दूसरा बॉक्स है, दूसरी मेमोरी होगी, मेमोरी ये भी एक मेमोरी है आपकी, ये भी आपकी एक मेमोरी है, ठीक है। तो जब आप मेमोरी के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे 67 स्टोर करना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 67, ये मेमोरी में स्टोर कर दिया। तो वेरिएबल को आप ऐसे भी कह सकते हो, वेरिएबल इज अ स्पेस इन द मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वेरिएबल क्या है? इट इज अ स्पेस इन द मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे 67 था और आपने यहाँ पे क्या किया? 67 को यहाँ स्टोर कर दिया, तो ये क्या है? वेरिएबल। अब वेरिएबल को आपने एक नेम दे दिया, क्योंकि
देखो बेटा, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है, ये भी वेरिएबल है अगर वैल्यू स्टोर करते हो तो। अब अगर आपको 67 यूज करना है या 58 यूज करना है, अपने 5 यूज करना है प्रोग्रामिंग में, या 6 यूज करना है प्रोग्रामिंग में, तो आप कैसे कॉल करोगे कि आपको 5 यूज करना है, 6 यूज करना है? इनके नेम से। जैसे इसका नेम ए हो गया, इसका नेम बी है, तो ये ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है, ये सी वेरिएबल है, और ये डी वेरिएबल है। आप जब यूज करोगे तो आप इसके नेम से यूज करोगे कि आप डी यूज कर रहे हो, मतलब 5 को यूज करने जा रहे हो। क्योंकि मेमोरी में तो हम देख नहीं सकते ना, हम तो सिर्फ उसके नेम से ही उसको बुला सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हर एक मेमोरी को हम एक नेम देते हैं, ए बी सी डी, जो भी आपको देना है, तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब क्योंकि ये नेम है जो आपने इस मेमोरी को दिया है, तो इसको आप लिटरल्स भी, सॉरी, आइडेंटिफायर्स भी बोलोगे, ठीक है। अब आता है कमेंट्स। कमेंट क्या होता है? कमेंट आर यूज टू ऐड एक्सप्लेनेटरी नोट्स विद इन द कोड, ठीक है। मान लो आपकी प्रोग्रामिंग बहुत लेंथी होगी है, और आप उसमें सब फंक्शंस भी बना रहे हो, क्लासेस भी बना रहे हो, मॉड्यूल्स भी बना रहे हो, तो आप हर जगह पे क्या है, कमेंट डालने देते हो कि यहाँ पर हमने मॉड्यूल बनाया टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। कहीं पे आपने मॉड्यूल क्रिएट कर दिया और वहाँ पे मैसेज पास कर दिया, मतलब कमेंट पास कर दिया कि हियर इज द कोड फॉर द एरिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करते हो, कमेंट लाइन यूज करते हो। मैं इसको अब आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देती हूँ। जैसे आपने ये ए बी यूज कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट ए स्टार बी। आपके अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसको मैं रन करती हूँ, F5 सेव करने के लिए बोल रहे हैं, सेव हो गया प्रोग्राम। ये देखो, ये आउटपुट आ गई। इसमें क्या है, आपके पास बी जो है एक क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? ए की वैल्यू क्या है? नंबर। तो नंबर से जब आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हो तो स्ट्रिंग उतने ही टाइम्स प्रिंट हो जाता है जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो एबीसी 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 आपका 4 टाइम प्रिंट हो गया। अब अगर ये आपका करेक्टर होता, कंट्रोल एस में सेव कर रही हूँ इसको, F5। अब देखो, करेक्टर को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब करेक्टर और करेक्टर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। नंबर ऑफ करेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट करेक्टर एंड करेक्टर को आप ऐड कर सकते हो। इसको बोलते हैं कनकैटेनेशन, ठीक है। जो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं हम कनकैटेनेशन। अब इसको मैं रन कर देती हूँ। ये देखो 4 ABC, तो इसने अब मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब 4 इसके लिए क्या है? करेक्टर है, क्योंकि आपने इसको कोट्स में लिख दिया। तो जब करेक्टर ऐड होते हैं तो वो दोनों एक साथ इस टाइप से डिस्प्ले होते हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख के देख सकते हो 4 की जगह। स्पेस देते थोड़ा सा, कंट्रोल एस F5। ये देखो हेलो ABC। अब आपने इसमें जो भी लिखा वो ऐसी से एज इट इज आ गया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपका ABC था वो इसमें प्रिंट हो गया। अब हम कर रहे थे कमेंट, ठीक है। मल्टीपल कमेंट्स के लिए आप लगाते हो ये, ठीक। और जहां पर भी आपको कमेंट बंद करना है वहां पर अगेन ये 3 लगा दोगे मल्टीपल लाइन्स के लिए। तो अब ये जो ग्रीन लाइन्स में आ गया, अब ये कोड का पार्ट नहीं है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये कोड में रन नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। कंट्रोल एस कर दिया, F5। देखो एरर आ गई। एरर क्या है कि ए नहीं पता चल रहा उसे क्या है, उसे बी भी नहीं पता चलेगा क्या है, क्योंकि जो आपने जहाँ पे इसको डिक्लेयर किया था वो तो कमेंट कर दिया। कमेंट मतलब इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये सिर्फ यूजर्स के लिए है ताकि वो कोड को पढ़े, अपनी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करे। ये तो कोड छोटा है तो आप इजीली पढ़ पा रहे हो कि क्या है, बट कई बार क्या होता है हमारे कोड बहुत लेंथी होता है, तो उसमें हमें एक कमेंट्स लाइन लिखनी होती है कि इसके आगे जो कोड है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इसके आगे जो कोड है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसके बाद है आपका इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले आपकी प्रिंट स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट, जो अभी आपने देखा कि वो क्या कर रही थी,
यहाँ पर देखो पाइथन में आपके पास दो टाइप की इनपुट स्टेटमेंट है, एक तो ये है रो इनपुट और एक होता है आपके पास इनपुट। ठीक है, तो इनपुट स्टेटमेंट में और रो इनपुट स्टेटमेंट में क्या फर्क है कि रो इनपुट में आप इंटीजर एबीसी कुछ भी दे सकते हो सिंगल, बट जब आप इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हो तो आप इसमें इस टाइप से भी डाटा एंटर कर सकते हो एज अ एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रो इनपुट एंड इनपुट। प्रिंट स्टेटमेंट आपको पता ही है, इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने ए, जिसमें मैंने इनपुट स्टेटमेंट लगा दी। कंट्रोल एस F5। अब देख रहा बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ना कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, सिर्फ एक कर्सर देखो यहाँ ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। ये कर्सर क्या कह रहा है आपसे कि आपने यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट लगाई है, मतलब वो एक वैल्यू के लिए वेट कर रहा है कि आपको यहाँ पर एक वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 7। ठीक, अब आप ये देखो कि आपने 7 एंटर किया, हमारी स्टेटमेंट क्या है A+A, तो अब आंसर क्या आएगा आपका 7 + 7 14 आना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ 14 नहीं आएगा। रीजन इज दैट कि इनपुट स्टेटमेंट में आप जो कुछ भी एंटर करते हो यहाँ पर वो ऑलवेज एज अ स्ट्रिंग और अ कैरेक्टर ही होता है। ठीक है, तो इनपुट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट क्या एंटर करती है, कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक, अब इसको आप एंटर कर दो यहाँ पर आगे, देखो आपका क्या आ गया 7 + 7, क्योंकि अगर 7 आपका करेक्टर है तो आपका क्या हो रहा है करेक्टर प्लस करेक्टर हो रहा है, इसीलिए वो 7 + 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कि इनपुट में यहाँ पर अगर आप मैसेज पास करते हो एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, अब पहले देखो क्या था, यहाँ पे सिर्फ कर्सर ब्लिंक हो रहा था तो हमें पता नहीं था हमें क्या एंटर करना है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर एक मैसेज पास कर दिया कि हमें क्या एंटर करवाना है यूजर से, यूजर को बताने के लिए कि आपको यहाँ पर एंटर क्या करना है, वो मैसेज आपने यहाँ पास कर दिया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैसेज पास कर सकते हैं यूजर के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या मैसेज आ गया, एंटर वैल्यू ऑफ ए, जो आपने यहाँ पे लिखा था एज इट इज ऐसे आ गया। ठीक है, वहां पे बाय मिस्टेक OOE आ गया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर के लिए आप मैसेज पास कर दिया। अब यूजर को इसको पढ़ने के बाद, इसको पढ़ते ही उसे पता है कि यहाँ पे क्या एंटर करना है, वैल्यू ऑफ ए। आपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए कर दिया। ठीक है, एंटर करोगे तो क्या हो गया, मोक मोक, क्योंकि आपने A+A कर रखा है। ठीक है, अब इनपुट स्टेटमेंट में आपको अगर कोई नंबर एंटर करना है तो आपको करना पड़ेगा कन्वर्जन, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। आप यहाँ पे लगाओगे इंट, इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए इनपुट में जो भी एंटर करने जा रहे हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इनपुट स्टेटमेंट में जो भी यूजर लेगा उसका टाइप क्या होगा, अब इंटीजर। ठीक है, अब इसको हम रन कर लेते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ ए, यहाँ 23 ले लिया। अब ये 23 + 23 इसने क्या शो कर दिया, 46। ठीक है, क्लियर हो गया इतना कि अगर आपको इनपुट स्टेटमेंट में नंबर चाहिए, फ्लोट चाहिए, तो आप यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है। वैल्यू ऑफ हमने 45 ही कर दिया, बट आपका जो आउटपुट है वो फ्लोट में ही आएगा, क्योंकि वो इसे किस तरह से कंसीडर कर रहा है, फ्लोट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। उसके बाद है आपके पास डेटा टाइप्स, कि आपके पाइथन में कितने तरह के डेटा आप यूज करते हो। पाइथन में हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट्स, सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग हो गया आपका, सिंगल कैरेक्टर भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, टप्पल हो गया, लिस्ट हो गया, ये सब सीक्वेंस टाइप में ही आता है। ठीक है, नंबर में आप इंटीजर वैल्यू एंटर कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हो,
इन सब के बारे में हम डिटेल में करेंगे, जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते रहेंगे उनके बीच बीच में ये यूज होता रहेगा और इसको मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी। ठीक है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स इन द पाइथन आर स्पेशल सिंबल। ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल होते हैं। देखो ये क्या है? स्पेशल सिंबल है, प्लस का, माइनस का। कंप्यूटर के लिए स्पेशल सिंबल है, ये सिंबल है, ये भी एक सिंबल है। ठीक है। ये सब क्या है? सिंबल। तो ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटर्स। स्पेशल सिंबल और कीवर्ड्स दैट परफॉर्म। कीवर्ड्स क्यों लिख दिया इसने? क्योंकि ये सिंबल नहीं है, ये वर्ड्स है देखो। लेकिन ये क्या है? ऑपरेटर है। इसका नेम, ये कौन से ऑपरेटर होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वन और मोर वैल्यूज। ठीक है। नॉन एज ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स क्या है? जिसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आप ए और बी का क्या कर रहे हो? सम कर रहे हो। अब ये जो प्लस है ये क्या है? ऑपरेटर। ठीक है। तो आप किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो? ए के ऊपर, बी के ऊपर। तो ये ए और बी क्या है? ऑपरेंड्स हो गए। और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या है? ऑपरेटर हो गया। ठीक है। और यहाँ पे जो आपने सम डिक्लेयर किया था ये क्या हो गया? आपका वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, स्टार। आपको पता है कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। ये देखो बेटा, यहाँ पे ये डिवीजन जो है, ये 4 जो अलग से है थोड़े, इनको मैं एक बार बता देती हूँ आपको। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने, a इक्वल टू 15। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्रिंट a, सिंपल डिवाइड का साइन लगा दिया मैंने, 2। ये देखो आंसर क्या है? 7.5। अब आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका जो एक्चुअल आंसर है वो 7.5 ही होगा, अगर आप फुली डिवाइड करते हो। ठीक है। तो डिवीजन क्या करती है? फुली डिवीजन करती है आपकी टिल एंड। तो वो जो भी आंसर आएगा वो आपको शो कर देगा। अब यहाँ पर अगर आपने फ्लोर डिवीजन कर दिया, मतलब डिवीजन के अगर डबल साइन आपने यहाँ पे यूज कर लिए, देखो अब यहाँ पे डिवीजन के कितने डबल साइन यूज हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। अब आप इस टाइप की अगर डिवीजन यूज करोगे तो क्या आंसर आ रहा है? 7। इस फ्लोर डिवीजन क्या करता है? जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो वो सिर्फ उसके क्वोशिएंट को ही शो करेगा, रिमाइंडर को लीव कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसको फुली डिवाइड करेगा डेसिमल वगैरह लगा के, नो। जितना क्वोशिएंट आ गया, ठीक है, रिमाइंडर को लीव कर देना है। अब अगर आप यहाँ पर फ्लोट मतलब पॉइंट में ले लेते हो इसको, मान लो, ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या आएगा? 7.5 नहीं आएगा, क्या आएगा? 7.0। देखो, क्योंकि फ्लोर डिवीजन का काम ही है रिमाइंडर को स्किप करना, वो रिमाइंडर को कैलकुलेशन में लेता ही नहीं है। ठीक है। अब आता है मॉडुलस। मॉडुलस का काम क्या होता है? ये, इसको मोड बोलते हैं। इसका काम क्या है? जो भी आपका रिमाइंडर है उसको शो करेगा। ठीक है। अब ये फुली डिवीजन नहीं करता, डिवीजन करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचा है ये उसको शो करेगा। ये देखो, जब आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। क्योंकि ये हमने फ्लोट टाइप का लिया इसलिए आंसर हमारा फ्लोट में आ रहा है। अब इसको आप फ्लोट से हटा दोगे, अब देखो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आपका मॉडुलस में, डिवीजन में और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस है। तो ये क्लियर हो गया। ये आपका सिंपल डिवीजन थी, ये मॉडुलस है जो रिमाइंडर शो करता है, और ये क्या है आपका जो आपका जो रिमाइंडर है उसको लीव करके जो अभी आपका क्वेश्चन है उसको शो कर देता है। अब ये है आपके पास डबल स्टार एक्सपोनेंट बोलते हैं इसे। एक्सपोनेंट का यूज कैसे होता है? डायरेक्ट मैं करके दिखा देती हूँ। प्रिंट 3 स्टार 3। ठीक है। आंसर क्या होगा? 3 9। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डबल स्टार कर दिया, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 3 की पावर 3, और ये उसको अब करेगा तो 27 आंसर आएगा। ठीक है।
तो इसने क्या किया, आपका 3 की पावर 3 कर दिया, एक्सपोनेंट कर देता है वो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये जब हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे आपको फिर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। साथ साथ हम करते रहेंगे, जो भी ये प्रोग्रामिंग में यूज होते रहेंगे। इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी हम प्रोग्रामिंग में ही यूज करेंगे, ठीक है। और मतलब ये सब अब प्रोग्रामिंग में आती रहेंगी साथ साथ, तो उसको ज़्यादा बेटर वे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप भी समझ पाओगे बेटा। क्योंकि अभी मैं वैसे आपको बता दूं तो होता थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट आप प्रोग्रामिंग जब करते रहोगे साथ साथ मैं ऑपरेटर्स को बताती रहूंगी तो आपको मुझे लगता है ज़्यादा बेटर वे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना जो आपने किया, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।